हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोचिंग सेंटर। ज्ञान कोचिंग सेंटर के ई प्लेटफॉर्म से आज हम आपको बेसिक एग्रोनॉमी के बारे में कुछ जानकारी देंगे, जो कृषि का एक आधार है। बेसिक एग्रोनॉमी जिसको कहते हैं, इसमें सबसे पहले हम आपको बताएं, किसी चीज़ की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसकी परिभाषा की बात आती है कि उसको क्या परिभाषित किया गया है। परिभाषा के अंतर्गत किसी भी शाखा की या किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी आ जाती है। तो एग्रोनॉमी को अगर हम डिफाइन करते हैं, एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। एग्रोनॉमी जो हमारी है उसके अंतर्गत सस्य विज्ञान कहते हैं एग्रोनॉमी को। तो सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है। मतलब फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध के सिद्धांत, क्रियाएं, ये सब इसके अंतर्गत आती है। आगे की बात हम कहेंगे अगर, तो सबसे पहले तो आता है एग्रोनॉमी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जो दो ग्रीक शब्दों को मिला के बनाया गया है, जिसमें एग्रो एंड नॉमस दो शब्द हैं जिनको जोड़ा गया है। एग्रो का मतलब है फील्ड और नॉमस का मतलब होता है टू मैनेज, उसको मैनेज करना। तो एग्रोनॉमी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलके बना है। इसके बाद आप देखेंगे एग्रोनॉमी जो शाखा है, इसको दो अलग अलग ब्रांचों में सम्मिलित किया जाता है। इसको साइंस भी मानते हैं और इसको एक आर्ट भी मानते हैं। तो एग्रोनॉमी इज इंक्लूडेड इन बोथ ब्रांच साइंस एंड आर्ट। सस्य विज्ञान, विज्ञान व कला दोनों शाखाओं में सम्मिलित किया जाता है। अब ये सस्य विज्ञान जो है वो दोनों भाषाओं में क्यों सम्मिलित किया जाता है, इसके बारे में आप देखें, किसी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं और सस्य विज्ञान में फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बात कि क्रमबद्ध अध्ययन है क्या। तो जैसे आप किसी भी फसल को अगर उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, देन स्टोरेज। ये सब एकदम क्रम से आप पढ़ेंगे और हर एक स्टेप की जानकारी लेंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और किस स्टेप को अपनाने से हम मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसलिए ये इसका एक क्रमबद्ध अध्ययन है और क्रमबद्ध अध्ययन करने के नाते ही इसे विज्ञान कहा जाता है। इंग्लिश में आप देखेंगे, सीरियल वाइज और स्टेप वाइज स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज नोन एज साइंस, दैट इज द डिफिनीशन। एंड एग्रोनॉमी is the science because we do the stepwise study of crop production and soil management in the subject। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम क्रॉप प्रोडक्शन और सॉइल मैनेजमेंट का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए आर्ट। आर्ट की बात करेंगे, कला। क्यों कला कहा जाता है? मानसिक दृष्टिकोण से किया गया कार्य कला कहलाता है। ये आर्ट की डिफिनीशन है। वर्क डन विद मेंटल थॉट्स इज नोन एज आर्ट। मतलब क्या हुआ? मेंटल थॉट, सीधा समान कुण खोदना, खेत में बीज, दवा, खाद एक समान रूप से डालना। इंग्लिश में आप देखेंगे, स्ट्रेट एंड सिमिलर फरो विल बी ऑब्टेन्ड, मैन्योर, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड सीड्स गिवन सिमिलर फॉर्म इन द फील्ड। मतलब आप जो कार्य करें, आप खेत में जो भी कार्य कर रहे हैं, एक मानसिक दृष्टिकोण से देखते हुए, इस चित्र में आप देखेंगे कि एक ढाल पे खेती की गई है। यहाँ मानसिकता ये है कि पानी का सदुपयोग हो, मिट्टी में कटाव ना हो और इस ढाल को भी हम खेती में सही रूप से उपयोग कर सकें। मैक्सिमम लैंड यूज हो, वाटर का लॉस ना हो, इन सब चीज़ों को मानसिकता
का प्रयोग करते हुए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे एम्स ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के उद्देश्य। पहला पॉइंट है विद इन ए एग्रीकल्चर ईयर गेटिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम ए फील्ड और फ्रॉम ए क्रॉप रोटेशन। मतलब एक कृषि वर्ष में एक खेत अथवा एक फसल चक्र से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना, मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना, उत्पादन अधिक से अधिक आपको मिले एक खेत से, ये इसका एक पहला उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे आप टू टेक मैक्सिमम ट्रू प्रॉफिट फ्रॉम फील्ड विद इन ए एग्रीकल्चर ईयर विदाउट लॉस ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी। बिना मृदा उर्वरता की हानि के एक कृषि वर्ष में एक खेत से अधिकतम शुद्ध लाभ लेना। मतलब क्या हुआ, आप शुद्ध लाभ लीजिए, अधिकतम लाभ लीजिए, लेकिन सॉइल का नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी उसकी कम ना हो। क्यों, भविष्य में फिर आपको खेती करनी है, अगर सॉइल का लॉस होगा तो आपका नुकसान होगा आगे चल के, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू टेक मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम ए क्रॉप, एक फसल से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। कोई भी क्रॉप जो आप ले रहे हैं, कोई भी फसल आप जो उगा रहे हैं, उससे अधिकतम उत्पादन लेना, अधिकतम लाभ लेना। कोई भी फसल जो है, आप फसल उगाते इसीलिए हैं कि आपका जो दैनिक नीड है वो पूरी हो, इसके बाद आप उससे आर्थिक लाभ भी ले सकें। तो जब मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, अधिकतम लाभ होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे सस्य विज्ञान एक ग्रीक भाषा का शब्द है, हम पहले आपसे बोल चुके हैं। एग्रोनॉमी इज ए ग्रीक वर्ड। सस्य विज्ञान का अर्थ भूमि प्रबंध की कला से है। एग्रोनॉमी मीन्स द आर्ट ऑफ मैनेजिंग फील्ड, मतलब फील्ड को मैनेज करने की एक कला, जिसके अंतर्गत आप किसी भी क्रॉप को अच्छे से उगाएं और भूमि का लॉस भी ना हो। नेक्स्ट है कुशलता पूर्वक मृदा उर्वरता और अन्य फसल उत्पादक कारकों का प्रबंध द्वारा भूमि प्रक्षेत्र में उपयोग। द मैनेजमेंट ऑफ फार्म लैंड थ्रू एफिशिएंट यूज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड अदर फैक्टर्स रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब कुशलता पूर्वक आप मृदा उर्वरता और अन्य फसल उत्पादक कारकों का इस तरह से प्रबंध करें कि आप उससे अधिकतम लाभ ले सकें। कृषि की सभी शाखाओं में सस्य विज्ञान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। Among all the branches of agriculture, agronomy takes important place. इसकी 3 स्पष्ट शाखाएं हैं। It has 3 clear branches: crop science, soil science and environmental science. Crop science जिसको आप फसल विज्ञान कहते हैं, soil science मृदा विज्ञान, environmental science आपका फॉरेस्ट्री काफ़ी रोल रहता है इसका। सॉइल साइंस में सॉइल का बहुत बड़ा जो है रोल है, चूँकि फसल उत्पादन में, इसलिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है। इस तरह से ये तीनों चीज़ें अगर आप देखेंगे किसी भी एग्रीकल्चर के किसी भी ब्रांच में, तो सॉइल का, क्रॉप का और इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये तीनों ब्रांचें एग्रोनॉमी को कवर करती हैं। एग्रोनॉमी का टच इन सब में है, इसलिए एग्रोनॉमी को एक महत्वपूर्ण शाखा माना गया है। आप आगे की बात अगर करते हैं तो पर्यावरण को नियंत्रित करने के साथ साथ सस्य विज्ञान का प्रमुख क्षेत्र फसल का क्षेत्र है। द कोर ऑफ एग्रोनॉमी इज द फील्ड ऑफ क्रॉप प्लांट विद द थीम ऑफ कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंट। मतलब पर्यावरण को नियंत्रित करने के साथ साथ जो क्रॉप का क्षेत्र है, जो एरिया है जहाँ फसल उगाई जाती है, ठीक, ये एग्रोनॉमी के लिए एक महत्वपूर्ण या एग्रोनॉमी के तहत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट देखेंगे आप सस्य विज्ञान की प्रकृति मिट्टी, पौधे और पर्यावरण के संबंधों पर आधारित है। द नेचर ऑफ एग्रोनॉमी इज बेस्ड ऑन सॉइल, प्लांट एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। पर्यावरण के संबंधों पर आधारित है। पौधे का जो पर्यावरण संबंध है उसका और मिट्टी का आपसी संबंध,
इस पर एग्रोनॉमी बेस्ड है। एग्रोनॉमी आप पूरी स्टडी जो एग्रोनॉमी की करेंगे इसी पे आधारित है। नेक्स्ट आप देखेंगे वैज्ञानिक फसल उत्पादन में फसल सुधार और उन्नत कृषि तकनीक शामिल है। साइंटिफिक क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूड्स क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्रूव्ड एग्रो टेक्निक्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो कहा था मैंने कि एग्रोनॉमी को विज्ञान में जोड़ा गया है, कला में जोड़ा गया है, तो यहाँ पे विज्ञान का साक्षात्कार अच्छा है। कैसे? एग्रो टेक्निक्स जितनी हैं उनका इम्प्रूवमेंट, आप क्रॉप प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ विज्ञान के तहत या विज्ञान की मदद से करते हैं, इसलिए एग्रोनॉमिक में विज्ञान शामिल है। बेसिक एग्रोनॉमी जानने के बाद अब चर्चा आएगी हमारी फसलों के बारे में। एग्रोनॉमी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं या बेसिक चीज़ें क्या थी, एम क्या है, ये सब आप समझने के बाद ये जानना चाहेंगे एग्रोनॉमी के अंतर्गत फसलों का अध्ययन किया जाता है। फसलों के अध्ययन में किसी भी चीज़ का आप अध्ययन करिए, चाहे फसल का या किसी टॉपिक का, तो उसका क्लासिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप उसका क्लासिफिकेशन जिस हिसाब से करेंगे उसी तरह से आपको उसको पढ़ने में आसानी होगी। सबसे पहले क्रॉप क्लासिफिकेशन के बारे में हम कहें, आ गए हम लोग एग्रोनॉमी के क्लासिफिकेशन सेक्टर में, जहां फसलों का वर्गीकरण आप पढ़ेंगे। फसलों को कई तरीक़ों से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे खेती की सीमा के अनुसार, उत्पत्ति एवं विवरण की सीमाओं के अनुसार, विभिन्न विशेषताओं के अनुसार, जैसे उपयोग, खेती की आवश्यकता व अन्य सामान्य व्यवहार। आप इंग्लिश में देखेंगे क्रॉप आर ग्रुप्ड इन सो मेनी वेज लाइक according to the range of cultivation, place of origin, distribution and different characteristics like uses, cultivation requirements and other common behavior। मतलब अगर किसी चीज़ का वर्गीकरण करना है आपको, फसल का ही या किसी चीज़ का, तो उसको आप कई तरीक़ों से वर्गीकृत कर सकते हैं। फसलों का वर्गीकरण उत्पादक क्षेत्र के अनुसार, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ कल्टीवेशन। उत्पादन क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ कल्टीवेशन क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन क्लासेस। पहला है गार्डन क्रॉप, उद्यान फसलें। गार्डन क्रॉप, उद्यान फसलें क्या हैं? ये फसलें मुख्यतः रसोई बगीचे में, उद्यान में, फल उद्यान में, मकान के पीछे आदि जगहों पर उगाई जाती हैं। दैट क्रॉप आर बेसिकली ग्रोन इन किचन गार्डन एंड बैकयार्ड्स। किचन गार्डन में आप सब्जियां उगाते हैं, ये फसलें हैं, या कुछ छोटे पौधे हैं जिनके फसलों के जिनको आप किचन गार्डन में अपने मतलब भर का अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उगा सकते हैं। ये फसलें जो हैं ये उद्यान फसलें कहलाती हैं, गार्डन क्रॉप। नेक्स्ट आपका है रोपण फसलें, प्लांटेशन क्रॉप्स। ये फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं तथा राज्यों की मुख्य फसलों के रूप में होती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी आदि। प्लांटेशन क्रॉप्स, दीज क्रॉप ग्रोन इन लार्ज स्केल स्पेशली इन स्टेट्स, एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी etc। जैसे चाय के बागान होते हैं, मुख्यतः स्टेट्स डिसाइडेड हैं, वहीं पे होता है इनका उत्पादन। थर्ड देखेंगे आप खेत की फसलें, जिनको फील्ड क्रॉप्स कहते हैं। ये टॉपिक ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं तथा ज़्यादातर मौसमी फसलें होती हैं। धान, गेहूँ, कपास आदि इसके अंतर्गत आते हैं। These crops are grown on large scale, mostly essential crops such as rice, wheat, cotton, etc। ये सारी फसलें आपके दैनिक यूज से दैनिक उपयोग में आती हैं, इसलिए ये ज़्यादा महत्व रखती हैं। अब आप आ जाइए, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो अपना होगा वो होगा
क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग टू प्लांट लाइफ साइकिल, फसलों के जीवन चक्र के अनुसार, फसलों के जीवन चक्र के अनुसार, यानी एक फसल अपना जीवन चक्र जितने समय में पूरा करती है, मतलब उसको बोने से लेके उसके परिपक्व होने तक, फल को परिपक्व होने का मतलब सीड टू सीड जितना समय लेती है, ये क्लासिफिकेशन आपका कहलाता है लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग। इसमें आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल प्लांट आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जीवन चक्र के अनुसार पौधों को 3 भागों में बांटा गया है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल पे आप जाएंगे तो पहला आप देखेंगे एनुअल प्लांट्स, दोज प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन अ ईयर आर नोन एज एनुअल प्लांट्स। वे पौधे जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष के अंतर, 1 वर्ष के भीतर ही, अंदर ही खत्म कर लेते हैं, उन्हें 1 वर्षीय पौधे कहते हैं। आप देखेंगे मूंग, सरसों, धान, सूरजमुखी, गेहूं, ये सब एनुअल क्रॉप्स हैं, एनुअल प्लांट्स हैं। ये 1 वर्ष के अंतर्गत अपना जीवन चक्र खत्म कर लेते हैं, अर्थात इनको बोने से पकने तक का समय 1 वर्ष के भीतर ही कंप्लीट करना होता है या कंप्लीट करते हैं ये। नेक्स्ट आप देखेंगे बाइनियल क्रॉप्स, द्विवर्षीय पौधे, वे पौधे जो अपना जीवन काल 1 वर्ष से अधिक व द्विवर्ष के भीतर पूरा करते हैं, उन्हें द्विवर्षीय पौधे कहते हैं। अब यहाँ पे बेसिक चीज आप देखेंगे कि बाइनियल प्लांट किनको कहते हैं, जो अपना जीवन काल 1 वर्ष से अधिक व द्विवर्ष के भीतर पूरा करते हैं, उन्हें द्विवर्षीय पौधे कहते हैं। यह पौधे प्रथम वर्ष में अपना वानस्पतिक वृद्धि करते हैं तथा द्वितीय वर्ष में फूल और बीज देते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में ये अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे और सेकेंड ईयर में फ्लावर एंड सीड्स देंगे। आप इंग्लिश में अगर देखते हैं, दोज प्लांट विच कंप्लीटेड देयर लाइफ साइकिल more than 1 year and within 2 years are known as biennial plants. Biennial plants कहलाते हैं ये। In first year they complete their vegetative growth and second year they complete their productive growth and give flower and fruit seeds. फ्लावर एंड सीड्स, मतलब प्रथम वर्ष में ये अपनी वनस्पतिक वृद्धि करेंगे और द्वितीय वर्ष में ये अपना प्रोडक्टिव ग्रोथ करेंगे। बहुवर्षीय पौधे, वे पौधे जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष से अधिक व कई वर्षों तक जारी रखते हैं, उन्हें बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। इस वर्ग के पौधे कई वर्षों तक जीवित बने रहते हैं तथा 1 वर्षीय व द्विवर्षीय पौधों की तरह फूल व बीज देते हुए अपना जीवन चक्र जारी रखते हैं। मतलब आप देखेंगे कि जैसे 1 वर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ, फिर प्रोडक्टिव ग्रोथ देते हैं। इस तरह से ये पौधे जो हैं ये कई वर्षों तक अपनी प्रोडक्टिव ग्रोथ देते रहते हैं। Those plant which continue their life cycle in more than 2 or many years are known as perennial plants. The plant give flower and seed like annual and biennial plant and maintain it to many years. कई वर्षों तक ये चीज जारी रखते हैं। जैसे आप देखेंगे शकरकंद, गन्ना, गन्ने में पेड़ी अगर आप लेते रहेंगे तो कई वर्षों तक चलता रहता है। हाथी घास, जिसको आप नेपियर ग्रास कहते हैं, आम, अमरूद, इस तरह से बहुत उदाहरण हैं। नेक्स्ट आप देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। आप
नोट करेंगे, देखिए पौधे के उगने से पकने तक के बीच का समय जीवन चक्र कहलाता है। बीज से बीज बनने का समय, आपने देखा उगने से पकने तक के बीच का समय जीवन चक्र कहलाता है, यानी बीज से बीज के बनने का समय। एक फसल को आप जब बोते हैं, फिर वो जब उगेगी, उगने के बाद जब उसका फूल फल बनेगा, फल में बीज तैयार होगा, ये पूरा समय जीवन चक्र कहलाता है। मैं बता भी चुका हूँ। इसी को आप लाइफ साइकिल कहते हैं। सजावटी वार्षिक पौधों को बिस्तर पौधे भी कहते हैं। जो आपके ऑर्नामेंटल एनुअल हैं, सजावटी पौधे हैं, इनको बेडिंग प्लांट कहते हैं, बिस्तर पौधे कहते हैं। ये इस तरह से छैले होते हैं जैसे बिस्तर बिछा रहता है, पूरा एक लेयर में, एक उसमें आपको समतल दिखाई देंगे। सजावट में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द्विवर्षीय पौधे प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में उत्पादक वृद्धि करते हैं। ये भी आप जान चुके हैं, हम बोल चुके हैं। नेक्स्ट है बहुवर्षीय पौधे एक वर्षीय तथा द्विवर्षीय पौधों की तरह कई वर्षों तक फल और फूल देते रहते हैं। ये इनकी खासियत है। इंग्लिश में आप देखेंगे, द पीरियड बिटवीन जर्मिनेशन टू मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप इज नोन एज लाइफ साइकिल। सीड टू सीड, बीज से बीज की दूरी। नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल एनुअल आर ऑफन कॉल्ड बेडिंग प्लांट। मैंने बोला था बिस्तर पौधे बेडिंग प्लांट, ऑर्नामेंटल एनुअल्स जो होते हैं उनको बेडिंग प्लांट्स भी कहते हैं। बाइनियल प्लांट्स टेक्स वेजिटेटिव ग्रोथ इन फर्स्ट ईयर एंड इन सेकेंड ईयर दे फाउंड देयर प्रोडक्टिव ग्रोथ। दूसरी साल में वो अपनी प्रोडक्टिव ग्रोथ करते हैं। पेनियल प्लांट्स गिव्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स लाइक एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स टिल मेनी ईयर्स। ये खासियत है पेरिनियल प्लांट्स की कि कई वर्षों तक वो फूल और फल देते रहते हैं। फसलों का वर्गीकरण उनके उत्पत्ति स्थान के अनुसार, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान के अनुसार फसलों का वर्गीकरण। बहुत सारी फसलें कहीं भी उगाई जा सकती हैं, परंतु प्रत्येक फसल के लिए उपयुक्त प्राकृतिक स्थान होता है। उत्पत्ति स्थान की कृषि जलवायु फसल के लिए उपयुक्त वातावरण की जानकारी देती है तथा वातावरण में इसकी अनुकूल क्षमता की भी जानकारी देती है। मतलब प्रत्येक फसल के लिए एक अपना खुद का इन्वायरमेंट होता है, मतलब उस इन्वायरमेंट में वो फसल मैक्सिमम प्रोडक्शन देगी, सबसे अच्छी वृद्धि, सबसे अच्छा उत्पादन उसी क्लाइमेट में उस फसल का होगा। उगाने को उसको कहीं भी उगा लीजिए, लेकिन जो उसकी सुटेबल क्लाइमेट है उसमें उसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा। एनुअल, ए नंबर ऑफ क्रॉप्स may be grown anywhere but each crop has its nature place. The agro situation of the place of origin provides information about crop for ideal environment. Place of origin provide information about its environment for its adaptability. मतलब साफ है कि जैसे कि कोई भी चीज़ अपने सुटेबल एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा परफॉर्म करती है, कोई बैक्टीरिया है या कोई भी चीज़ है, जब तक उसको अपना उपयुक्त तापमान या क्लाइमेट नहीं मिलती है तब तक वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इसी तरह से फसलों को भी जब उनका सुटेबल क्लाइमेट मिलता है तभी वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाती हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ ओरिजिन में आप देखेंगे प्लेस ऑफ ओरिजिन के अनुसार फसलों को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका नेचर क्रॉप्स, दूसरा एग्जोटिक क्रॉप्स, इसी को एलियन क्रॉप भी कहते हैं। उत्पत्ति स्थान के अनुसार फसलों को दो भागों में बांटा गया है, प्रकृति की फसलें और विदेशी फसलें। प्रकृति की फसलों को अगर आप कहेंगे तो प्रकृति की फसलें क्या हैं?
वे फसलें जो उनकी उत्पत्ति की भौतिक सीमा के अंतर्गत उगाई जाती हैं उन्हें प्रकृति की फसलें कहते हैं। दैट क्रॉप विच आर ग्रोन इन द जियोग्राफिक लिमिट ऑफ देयर ओरिजिन आर कॉल्ड एज ए नेचर क्रॉप्स। उनकी जो उत्पत्ति की भौतिक सीमा है उसके अंतर्गत ही उगाई जाती हैं। नेक्स्ट आप देखिए विदेशी फसलें। विदेशी फसलें यानी एक्सोटिक क्रॉप्स, वे फसलें जिन्हें उनकी उत्पत्ति स्थान से कहीं दूसरी जगह पर उगाया जाता है उन्हें विदेशी फसलें कहते हैं। यानी जहाँ पे उनका उत्पत्ति स्थान है वहाँ से हटाकर उन्हें दूसरी जगह पे उगाया जाएगा। ओरिजिन कोई देश है, क्रॉपिंग किसी नेक्स्ट अगले देश में हो रही है या कहीं भी वर्ल्ड में हो रही है, ओरिजिन से अदर प्लेस पे उसको उगाया जा रहा है तो वो आपकी एग्जोटिक या एलियन क्रॉप कहलाती है। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन एन अदर प्लेस फ्रॉम देयर साइट ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड एग्जोटिक क्रॉप्स। आप देखेंगे टोबैको, पोटैटो, जूट, मेज, सनफ्लावर ग्रोन इन इंडिया बट इंट्रोड्यूस फ्रॉम अदर कंट्री। ये सब फसलें इंडिया में उगाई जाती हैं लेकिन दूसरे देशों से इंट्रोड्यूस हैं, मतलब इनका उत्पत्ति स्थान कोई दूसरा देश है। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाइए, एक फेमस क्लासिफिकेशन है फसलों का, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू सीजन। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर फसलों के वर्गीकरण में आप देखेंगे ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ ऋतु की फसल, रबी ऋतु की फसल और जायद ऋतु की फसल, इन 3 भागों में इनको बांटा गया है ऋतुओं के आधार पर। आप याद करने के लिए अगर पूछा जाए कि कौन सा सीजन सबसे पहले आता है तो खरीफ सबसे पहले आता है, देन रबी, उसके बाद जायद। याद कैसे रखेंगे? ABCD आप जानते हैं, ABCD में K सबसे पहले आता है तो सीजन में खरीफ सबसे पहले, देन R आएगा तो रबी दूसरे नंबर पर, Z आप जानते हैं सबसे लास्ट में है तो तीसरी ऋतु आपकी जायद हो गई। खरीफ, रबी, जायद, यही इसका सीरियल है। नेक्स्ट आप आइए, खरीफ की बात करते हैं। खरीफ ऋतु में वातावरण में ऊंचा तापमान, वो आर्द्रता पाई जाती है। इसमें दिस सीजन टेक्स हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इस ऋतु में तापमान ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी अधिक पाई जाएगी। क्रॉप्स विच आर डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल आर सोइंग इन जून जुलाई। वे फसलें जो वर्षा पर आधारित होती हैं उनकी बुआई जून जुलाई में करते हैं। इन विच एरिया देयर आर नो इरिगेशन सिस्टम आर अवेलेबल आर कॉल्ड बरानी और रेन फेड कल्टीवेशन। दैट कल्टीवेशन आर डिपेंड अपॉन रेनफॉल। ये कल्टीवेशन वर्षा पर आधारित होता है। हिंदी में आपने देखा, वे फसलें जो वर्षा पर आधारित होती हैं उनकी बुआई जून जुलाई में करते हैं। उन भूमि में जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते उसे बरानी खेती कहते हैं। यह खेती वर्षा पर आधारित होती है, वर्षा पर आधारित खेती को कहा जाता है। ऑप्शन में बरानी खेती देंगे। ये आपका आ गया रबी ऋतु की फसलें। इस वर्ग की फसलों के अंकुरण व प्रारंभिक वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु व अल्प प्रकाश काल, ठंडी जलवायु व अल्प प्रकाश काल जिसे शॉर्ट डे फोटो पीरियड कहते हैं की आवश्यकता होती है। इसको पकने के लिए अधिक तापमान व दीर्घ प्रदीप काल, लॉन्ग डे फोटो पीरियड चाहिए होता है। मतलब इस फसल की जब आप अंकुरण करेंगे, मतलब बोने के बाद जब इसका अंकुरण होगा तब जलवायु ठंडी चाहिए, अल्प प्रकाश काल शॉर्ट डे फोटो पीरियड चाहिए, इसको पकने के लिए अधिक तापमान व दीर्घ प्रदीप काल लॉन्ग डे फोटो पीरियड चाहिए होता है। अब दीर्घ प्रदीप काल या लॉन्ग डे फोटो पीरियड
या फिर शॉर्ट डे फोटो पीरियड, अल्प प्रदीप काल। ये क्या है? प्रकाश काल, यानी सूरज की रोशनी। आप जाते हैं, पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं, इसलिए डे टाइम जिसको कहते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का जो समय है आपका लाइट पीरियड है, जो प्रकाश काल है, इसी को लॉन्ग डे या शॉर्ट डे कहते हैं। जब दिन का समय ज़्यादा होगा तो ये लॉन्ग डे कहलाएगा। जब दिन का, ठंडियों में आप देखते हैं दिन छोटे आवर के होते हैं, कम घंटे का होता है, ये शॉर्ट डे कहलाता है। तो ये शॉर्ट डे और लॉन्ग डे की बात है। इस वर्ग की फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है या बोते हैं। गेहूं दिसंबर के अंत तक बो सकते हैं। लेट सोइंग में आप गेहूं को दिसंबर के अंत तक बो सकते हैं। आप देखेंगे, फॉर द जनरेशन एंड प्राइमरी ग्रोथ ऑफ दैट सीजन क्रॉप नीडेड cold climate and short day photo period, and for the maturity of these crops temperature needed high and daytime needed long day photo period. Sowing of these crops occurs October to November and wheat may be sowing at the last week of December. यानी दिसंबर के अंत तक आप गेहूं की लेट बुआई कर सकते हैं। आगे आइए, खरीफ की बात करें तो पूरी हो गई। अब आइए जायद में। जायद ऋतु की फसलें अधिक तापमान व अधिक प्रकाश काल में वृद्धि करती हैं। टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, प्रकाश काल अधिक चाहिए होता है। सूखा व लू सहने की क्षमता इस वर्ग की फसलों में ज़्यादा होती है। ये इनकी खासियत है, ये इनकी खासियत है। इस वर्ग की फसलों की बुआई फरवरी मार्च में करते हैं। द क्रॉप्स ऑफ दैट सीजन टेक्स ग्रोथ ऑन हाई टेम्परेचर एंड लॉन्ग डे फोटो पीरियड। दैट क्रॉप हैज कैपेसिटी टू फेस ड्राफ्ट एंड सनस्ट्रोक। Sowing of that season crops occurs in the month of February to March. फरवरी मार्च में इन फसलों को बोते हैं, सोइंग करते हैं। तो ये खरीफ, रबी और जायद की बात हो गई। अब अगर ये आपने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप का एक सीजन देखा, नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्लासिफिकेशंस और लेके आएंगे हम आपके लिए फसलों के वर्गीकरण। तब तक के लिए थैंक यू।